गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो है दिल्ली सल्तनत के एक अगले टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करेंगे। पिछली बार हमने जो अंत किया था वो किया था थट्टा में जो एमबीटी की मृत्यु होती है और वहीं पे युद्ध स्थल पर ही क्या होता है, राज्याभिषेक किया जाता है एफएसटी का। एफएसटी मतलब फिरोज शाह तुगलक। हम यहाँ पे एफएसटी को फिरोज शाह तुगलक को एफएसटी के रूप में ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एफएसटी के सामने जब 1351 में थट्टा के युद्ध में, थट्टा कहाँ पर है, सिंध के पास में है, ये ध्यान रखिएगा। और यह सिंध का मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय भूमि वाला जो क्षेत्र है वो है। तो यहाँ पर युद्ध पर ही 22 मार्च 1351 को इसका राज्याभिषेक होता है। और उसके बाद फिर थट्टा को जीतने के बाद में, थट्टा के उस विद्रोह को दबाने के बाद में अगस्त 1351 में एक बार पुनः दिल्ली में आकर फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 2 बार राज्याभिषेक किया जाने वाला सुल्तान कौन सा था? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो था एक सरदार जाट जो हिंदू स्त्री थी उनका बेटा था। वह हिंदू माता की संतान होने के कारण अपने पूरे शासन भर उसके दिमाग में एक ओवर बर्डन आप ये कहें तो कि एक वह अपने आप में महसूस करता रहा, स्वयं को मौलवियों और उलेमाओं के प्रति अपनी धर्मांधता या अपने धर्म के प्रति, इस्लाम के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाना। इसलिए वह कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ कट्टर भी हो जाता है। कहीं हमको इतिहास में उसको उसकी कट्टरता भी देखने को मिलती है। अभी हम उसके विशेष गुणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो चुनौतियों के बारे में बात करें। फिरोज शाह तुगलक के समय जब जो है गद्दी पर बैठा तो उसके सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां थीं। चुनौतियां देखा जाए तो सबसे पहले उसका राजकोष बहुत था, वो जो है अत्यधिक खाली हो चुका था। क्योंकि एमबीटी के समय में जो योजनाएं लाई गई थी वे सारी योजनाएं जो थी अत्यधिक उसमें धन खर्च हुआ। अत्यधिक धन खर्च होने के कारण धीरे धीरे करके सारे राजकोष खाली होते चले गए और उसके कारण उसके एफएसटी को उस आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। दूसरी चुनौती जो थी, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, एमबीटी के समय में एमबीटी का जो क्षेत्र था, साम्राज्य क्षेत्र, वह बड़ा बहुत था, लेकिन सर्वाधिक विद्रोह भी उसके समय में हुए थे। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र के विद्रोहों को ना होने पाए या विद्रोह को दबाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से शासन किया जाए, यह भी प्रशासनिक एक रूपता मेंटेन की जाए, यह भी एक प्रकार का बहुत बड़ी चुनौती एफएसटी के सामने थी। उसके अतिरिक्त जो था, आप देख सकते हैं, व्यापार वाणिज्य की उन्नति को विकसित करना, व्यापार वाणिज्य का विकास करना, उसके अत्यधिक अपनी जनता का, स्वयं की जनता का कल्याण करना और उसके जनता का विश्वास जीतना, ठीक है। तो यह जो थी उसकी कुछ उसके सामने की चुनौतियां थी। इसके लिए उसने कार्य क्या किए? सबसे पहले तो उसने ये किया, उसने एक नीति अपनी बना ली, एक जो कि मुझे कैसे शासन करना है। उसने ये देखा कि उसने नए कोई क्षेत्र विजित नहीं करना, हमारे पास जो क्षेत्र है, जितना क्षेत्र है, उस क्षेत्र को ही हम अच्छे से अच्छा बनाएं और अपने जनता की समृद्धि उन्नति के लिए कार्य करें। ये उसने अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लिया और साथ में उसने वहां पर इस हेतु शासन प्रबंध करने हेतु अपने उलेमाओं का और उलेमाओं के साथ में अपने मौलवियों का विश्वास जीतना भी अपना वो समझा, कर्तव्य समझा। इसके लिए उसने हिंदुओं के प्रति कट्टरता भी दिखाई। आगे अपन देखें कहाँ पे कट्टरता दिखाता है, लेकिन उसके पहले हम उसके प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करेंगे। प्रशासनिक सुधार जैसा कि सबसे पहले उसने किसानों के प्रति और भूमि राजस्व प्रशासन के प्रति सुधार किए। सबसे पहले जैसा उसने जो उसने ये जो था, एमबीटी के समय में बहुत सारे कर लगाए जाते थे। कर ये थे लगभग 24 प्रकार के कर जो कि आवावक के नाम से जाने जाते थे। इन करों को उसने हटाया और मात्र 4 प्रकार के करों को उसने कंटिन्यू किया। 4 प्रकार के कौन से थे? खराज जो कि भूमि कर था, जकात मुस्लिम से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जजिया हिंदू ब्राह्मणों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, खुम्स जो कि युद्ध का कर था, युद्ध में जो लूटा गया धन होता था उसका इसने 4/5 के स्थान पर 1/5 भाग ही लिया और 4/5 भाग सैनिकों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का कर था, ऐसे कृषि भूमि या ऐसे क्षेत्र जहां पर की राजकीय नहरों के द्वारा सिंचाई होती थी, उनके लिए वहां पर उन करों पे वहां पर उसने हर्ब ए शर्ब नामक एक विशेष कर लगाया। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, यूपीएससी से लेकर विभिन्न स्टेट पीएससी एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि हर्ब ए शर्ब कौन सा कर था? कृषि सिंचाई कर था और वो कितना लिया जाता था? 1/10।
जो आय थी या जो उसका राजस्व का था उसका 1/10 सिंचाई कर लिया जाता था। ठीक है, तो अभी देखा हमने पहला सुधार जो था 24 प्रकार के करों को हटाया, मात्र 4 प्रकार के करों को लगाया। उसके अतिरिक्त जो था उसने जो एमबीटी के समय में, आपको याद होगा पिछली क्लास का, एमबीटी ने क्या जारी किए थे, किसानों के लिए तकाबी कर और सौंदर्य कर जारी किए थे। किसान उसके लिए अच्छे हल ले सकें, बीज ले सकें, कुएं खुदा सकें और अच्छे से खेती कर सके। तो उन्होंने बहुत सारे, अपने देखा था कि बहुत सारे ऋण बांट दिया था कि एमबीटी ने, लेकिन किसी ने लौटाया नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इन तकाबी ऋण को, जो तकाबी ऋण लिए गए थे, इन तकाबी ऋण को माफ़ कर दिया। बहुत बड़ी बात थी, अपने आप में बहुत बड़ी बात। जबकि आपने पिछले उसमें देखा था कि एक गयासुद्दीन तुगलक ने किस प्रकार से खुसरो शाह के दिए गए ऋण और पैसे जो उसने बांटा था उसको वापस लेने के लिए उसने निजामुद्दीन औलिया से तक संघर्ष किया था, या निजामुद्दीन औलिया को भी धमकी दे दी थी कि या तो आप पैसे वापस करिए या निकल जाएं। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने अपनी जनता के उस सारे तकाबी ऋण को माफ़ कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी ये। और तकाबी ऋण पे क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में ही तकाबी पर क्वेश्चन आया है, याद रखिए किसने चलाया, एमबीटी ने चलाया था। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एफएसटी के बारे में। एक सबसे बड़ा जो सुधार कार्य उसका ये था कि उसने अपने जो भू राजस्व की जो दर थी 1/3 से कम करके 1/5 कर दी, अर्थात कि 33% से कम करके मात्र 20% कर दी। ठीक है, ये एक अपने आप में जनता के लिए राहत देने वाली बात थी। उसके अतिरिक्त जो है उसने किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों की उन्नति के लिए उसने पूरे उत्तर हरियाणा, दिल्ली और यमुना के क्षेत्रों में, उत्तर भारतीय क्षेत्रों में उसने क्या किया, नहरों का एक जाल बिछाया। नहरों का जाल, बहुत सारी नहरें, जिससे कि कृषि अच्छी होगी तो व्यापार अच्छा होगा, और व्यापार अच्छा होगा तो व्यापार वाणिज्य का विकास होगा, और व्यापार वाणिज्य के विकास से नए नए नगरों की स्थापना की जाएगी। उसका ये उसकी ये सोच थी। तो उसने क्या कि नहरों का जाल बिछाया, नहरें बिछाई, जिसमें कि 2 नहरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उलुखानी और रजवाही नहर। ठीक है, ये आपका हरियाणा दिल्ली के क्षेत्रों में उलुखानी और रजवाही नहर जो है उसको ध्यान रखेंगे। ये तो बात थी आपके प्रशासनिक सुधारों के बारे में। उसके बाद में कुछ उसने कार्य जो किए, व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए भी कुछ कार्य किए। और वो जो व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए उसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 1200 फलों के बागान लगाए, 1200 फलों के बागान लगाए। और 1200 इन फलों से क्या होती है, फिर उसको कृषि, उसको जो है आय भी प्राप्त होती है। ठीक है, आय प्राप्त होती है। उसके अलावा जो है उसने एक पूरे ख्वाजा हशीमुद्दीन के नेतृत्व में एक विभाग बनाया, और जिसका काम क्या था कि वह पूरे आय का विवरण, साम्राज्य की आय का विवरण तैयार कराया, और उसके आधार पर उसने अपना बजट बनाया, कितना लोक कल्याण में खर्च होगा और कितना लोक कल्याण के अलावा कितना सैन्य अभियानों में खर्च होगा और कितना व्यापार वाणिज्य में, कितना अन्य नगरों की स्थापना में खर्च होगा। तो उसने आय का एक पूरा अनुमान आकलन कराया, और उसका प्रमुख किसको नियुक्त किया था, ख्वाजा हशीमुद्दीन को। और उसने जो आय निकाली थी 6.75 CR है ना, 6.75 करोड़ टका आय निकाली थी, उस वार्षिक आय निकाली थी राज्य की। उसके अलावा उसने राज्य के लोगों की विलासिता के सामानों को बनाने के लिए, राज्य के लोगों को ये करने के लिए कि वस्तुओं तथा उपभोग की के लिए उसने क्या लगवाए, शाही कारखाने लगवाए। 36 शाही कारखाने उसने, कुल कितने 30 कारखाने लगवाए, 36 शाही कारखाने लगवाए। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा भी जो है उसने नए नए नगरों की स्थापना किया, नए नए नगरों की स्थापना, ताकि नवीन प्रकार से व्यापार वाणिज्य का विकास हो सके। और इस क्रम में उसने हिसार को बसाया, जौनपुर बसाया, फतेहाबाद बसाया, फिरोजाबाद बसाया, फिरोजपुर बसाया। इस प्रकार के नए नगरों की स्थापना की। हालांकि और बहुत सारे छोटे छोटे तो और भी नगर हैं, लेकिन ये प्रमुख है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही प्रमुख नगर हैं, इनको मत भूलिएगा। उसके अतिरिक्त अब देखिए, पहली बात होगी प्रशासनिक सुधारों की, दूसरी बात होगी व्यापार वाणिज्य की। अब तीसरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, इसके लोग, जैसा कि आगे फिरोज शाह तुगलक को किस लिए जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक को उसके लोक कल्याणकारी कार्यों के नाम से के लिए जाना जाता है। क्या लोक कल्याणकारी कार्य किए उसके समय में? सबसे पहली बात, उसके समय दारुल सफ़ा, मतलब सफ़ा खाना उसने बनवाया। सफ़ा खाना मतलब कि सरकारी अस्पताल, गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल, जिसमें कि निःशुल्क रूप से क्या हो सके, सरकारी रूप से लोगों के इलाज हो सके। उसके बाद में उसने दीवाने दासों की संख्या उसके समय में सर्वाधिक मानी जाती
जाती है। 1,80,00,000 दास हैं, तो 1,80,000 दास हैं, तो इसके लिए उसने एक विशेष प्रकार के एक विभाग बनाया, दीवाने बंदगान, ठीक है, दासों के लिए जो दीवाने बंदगान बनाया। गरीबों के कल्याण के लिए दीवाने खैरात बनाया, गरीबों के कल्याण के लिए। उसके अलावा जो है दीवाने खैरात के अतिरिक्त जो है एक बेरोजगारों को भत्ता प्रदान करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए जो है दफ्तर रोजगार की स्थापना कराई, और साथ में एक अनुवाद विभाग भी बनाया। इस अनुवाद विभाग का जो मुख्य उद्देश्य था, जो कि हिंदी की पुस्तकें या फिर हिंदी कहें या फिर उस समय तक भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया जाए, और फारसी की पुस्तकों का किस में अनुवाद किया जाए, भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाए, ताकि दोनों संस्कृतियां मिल सकें, एक दूसरे के ग्रंथों को समझ सकें। और इस अनुवाद विभाग ने आगे एक बहुत अच्छा काम रहेगा, जिसने कि एक पुस्तक की रचना की थी, दलाइल फिरोज शाही, उसको आप ध्यान रखेंगे, आगे उसकी चर्चा है। उसके अलावा जो है उसने एक और विभाग, पेंशन विभाग बनाया, जिसका कि नाम था दीवाने इस्तिहाक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, दीवाने इस्तिहाक, पेंशन विभाग। अब उसके अलावा इसने आर्थिक सुधार भी कुछ किए। इसने आर्थिक सुधार में पीतल के सिक्के चलाए। आर्थिक सुधार में पीतल के सिक्के, अद्धा और विख नामक, अद्धा और विख, चांदी और तांबा को मिक्स करके पीतल, इसने क्या, पीतल नामक धातु का वो किया, और अद्धा और विख नामक चांदी पीतल के सिक्के चलाए, तथा 6 जीतल चांदी के बराबर का इसने एक बड़ा सिक्का चलाया, उसका नाम था शशगनी, उसका नाम था शशगनी, ठीक है। ये कुछ आर्थिक सुधारों के बारे में बात है। उसके अलावा इसने सैनिकों के लिए बोला, सैनिकों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, सैनिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो उसको करने के लिए इसने क्या किया, जो खुम्स का लूटा हुआ जो धन होता था उसमें 4/5 भाग, 4/5 जो था सैनिकों के लिए दिया, तथा 1/5 भाग, 1/5 भाग जो था वह स्वयं राजकोष के लिए रखा, ठीक है। जबकि आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, जस्टिस का उल्टा, लूटे गए धन का 4/5 भाग के 4/5 भाग क्या था, राजकोष में जाता था अलाउद्दीन के समय, जबकि 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया जाता था। ये इस समय में क्या कर दिया, FST ने बिल्कुल उल्टा कर दिया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्या इतने लोग से सुधार कार्य, प्रशासनिक सुधार किए, तो क्या इसने कोई अभियान नहीं किया? कोई अभियान नहीं किया, ऐसा नहीं है, इसने अभियान भी किया। और इसने अभियान जो, इसका अभियान जो माने जाते हैं, बंगाल के इसने 2 अभियान किए, बंगाल में 2 अभियान किए, लेकिन दोनों अभियान जो थे बंगाल वाले इसके असफल हो गए, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं। उसके बाद में इसने 1360 ईस्वी में जाजनगर का अभियान किया, 1360 का जाजनगर का अभियान। जाजनगर आपने देखा, पिछली क्लास में देखा था, जाजनगर जिसमें कि MBT ने आक्रमण किया था। जाजनगर कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। और लेकिन उसने जाजनगर को उड़ीसा को शामिल नहीं किया, जिसने जीत लिया जाजनगर। जाजनगर में जो जगन्नाथपुर मंदिर है, वहाँ के जो और मंदिर हैं उन सबको लूटा, वहाँ से धन संपदा वसूल की, लेकिन उसने उड़ीसा को किसी भी स्थिति में दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित नहीं किया, ठीक है। ये अभी बात है आपका जाजनगर का अभियान वर्ष 1360 की। दूसरा अभियान जो किया इसने 1365 में नगरकोट का अभियान किया था। नगरकोट, वही नगरकोट हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, जिसमें ज्वाला माता का मंदिर था, ज्वालामुखी माता का। और यहाँ पर उसने हिंद कट्टरता और धर्मांधता की बात दिखाई देती है। उसने ज्वाला मंदिर की मूर्तियों को तुड़वाया और तुड़वाकर उसके टुकड़ों को कसाईयों को माप तोल करने के लिए दे दिया। यह एक उसके ऊपर बहुत ही कट्टरता का कलंक के रूप में दिखाई देता है। उसके अलावा उसने इस मंदिर से संस्कृत की विभिन्न पांडुलिपियों को ग्रहण किया, संस्कृत की जो पांडुलिपियां थी, और उसने इन पांडुलिपियों को ले जाकर किसे दे दिया, अनुवाद विभाग को दे दिया। अनुवाद विभाग ने इन संस्कृत की पांडुलिपियों का जो अनुवाद था दलाइल फिरोज शाही के नाम से किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, दलाइल फिरोज शाही, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिसको कि आपने अशोक के समय में आपको क्लास में बताया गया था, इसने मेरठ के और टोपरा के जो अशोक के 2 स्तंभ लेख थे, मेरठ का अभिलेख और जो एक कौन सा है आपका, टोपरा का लेख। मेरठ और टोपरा के स्तंभ लेख को कहाँ पे लाया, ये दिल्ली में लेकर आया फिरोज शाह तुगलक ने। और दिल्ली में मेरठ वाले अभिलेख को अपने एक महल जो कुश्क ए बिहार नामक महल के सामने रखा, और उसके अलावा टोपरा के अभिलेख को भी वहाँ पे दूसरी जगह पर यहाँ पे गड़वा दिया। इस प्रकार से ये जो बातें हैं, एक लास्ट अभियान इसने किया था आपका लगभग 1365 से 67 के आसपास का समय है, थट्टा का अभियान। थट्टा का अभियान जो है सर्वाधिक, इतिहास में सर्वाधिक कुव्यवस्थित अभियानों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में इसी उससे आया हुआ है। सर्वाधिक कुव्यवस्थित अभियान कौन सा था, थट्टा। और बड़ी मुश्किल से FST जो है बड़ी मुश्किल से सिंध से थट्टा से दिल्ली तक पहुंच पाया, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, थट्टा का अभियान थट्टा से शुरू किया था, थट्टा में खत्म किया। थट्टा में इसका राज्याभिषेक हुआ था और थट्टा से ही इसने खत्म किया, ठीक है। तो उसके बाद में यदि आगे बात करेंगे तो एल्फिंस्टन, यहाँ पे आपको एलियट, अब
इसका मूल्यांकन यदि किया जाए तो यहाँ पे कुछ कोटेशंस आपको बहुत जरूर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एलियट तथा एल्फिंस्टन ने क्या किया, एलियट एवं एल्फिंस्टन ने इसके लिए कहा कि यह सल्तनत युग का अकबर था। सल्तनत युग का अकबर कहा, आखिर क्यों? ये क्वेश्चन मेंस में डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है। सल्तनत युग का अकबर है कहा, इसका मूल्यांकन कीजिए इस कोटेशन का या इस वाक्य का। तो सल्तनत युग, इसके जो आपके लोकोपकारी कार्य जो हैं, है ना, लोक कल्याणकारी कार्य हैं, इससे सुधार हैं, इसके भूमि सुधार है, सारी चीज़ें जो सुधार किए गई हैं, ये सब किसके रूप में आएंगे? ये इसको स्थापित करता है सल्तनत युग का अकबर। कहा किसने? एलियट एवं एल्फिंस्टन ने। और दूसरी बात जो है आपका आरसी मजुमदार साहब ने इसको कहा था कि यह अत्यधिक धर्मांध शासक था, और यह अत्यधिक धर्मांध शासक था, और यह सिकंदर व औरंगजेब का अग्रगामी था। धर्मांधता में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रगामी था। इस प्रकार से ये दो कोटेशन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और दोनों इसके व्यक्तित्व के सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त जो है आपका आगे देखेंगे, अगले जो हैं आपके शासक में गयासुद्दीन तुगलक सेकंड हो जाएगा, और उसके अलावा जो है अबू बकर हो जाएगा, मोहम्मद शाह हो गया, उसके अलावा अलाउद्दीन सिकंदर शाह हो गया। ये ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, 1394 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिसके समय में बाद में 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है। 1398 में तैमूर का आक्रमण होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में। लेकिन नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़कर भाग जाता है, और वह दिल्ली छोड़कर भाग जाता है और छिप जाता है। और इसके समय जब वह चला जाता है यहाँ से तैमूर लंग जाते समय अपना जो प्रशासन था वह किसी अपने सरदार खिज्र खां को सौंप कर जाता है। लेकिन उसके बाद में उसके बावजूद भी नासिरुद्दीन मोहम्मद यहाँ पे वापस नहीं दिल्ली वापस नहीं आता, जब तक कि 1405 ईस्वी में तैमूर की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है दिल्ली वापस नहीं आता। ये बड़ी बात थी। और इसके लिए बारे में जो जनता कहती थी, जो कहा जाता है, इतिहासकार जो कहते हैं कि सुल्तान की सल्तनत दिल्ली से पालम तक सीमित हो गई है। सुल्तान की सल्तनत दिल्ली से पालम तक, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आया हुआ कोटेशन है एग्जाम में। तो ये किसके बारे में कहा गया? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में कहा गया। तैमूर लंग पे क्वेश्चन आया हुआ है। 1398 कब आक्रमण हुआ? 1398 ईस्वी में आक्रमण हुआ। किसके समय में हुआ? नासिरुद्दीन के समय में। ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में जो ज़्यादा से 1398 इसके बाद में ज़्यादा वैसा वो नहीं होता। और खिज्र खां का जो था, धीरे धीरे करके खिज्र खां ने अपने आप को क्या कहा, तुगलक वंश का 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने अपने आप को पहले तैमूर के सरदार के रूप में काम करता है, और उसके बाद धीरे धीरे वह उसमें सिंध, मुल्तान और दीपालपुर आदि सब जागीरों को मिलाकर स्वयं को यहाँ का उत्तर पश्चिम भारत का शासक घोषित कर देता है। ये खिज्र खां का किए है, खिज्र खां और सैयद वंश की स्थापना करता है। अब यदि थोड़ी सी बात किया जाए, जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा समय काल किसका था? 94 ईयर्स का पूरे दिल्ली सल्तनत में तुगलक का था। आखिर तुगलकों के इतनी जल्दी पतन के क्या कारण है? तुगलक कैसे पतन हुआ? सबसे पहली बात तो आप देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे नाम लिया, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, अबू बकर, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, ऐसे अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और ये सभी जो थे, ये सभी एक अयोग्य उत्तराधिकारी थे। पहला तो कारण यही था, अयोग्य उत्तराधिकारी का होना। उसके बाद दूसरा जो कारण था, एमबीटी की योजनाओं की असफलता। एमबीटी की योजनाओं की असफलता उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन उन योजनाओं में जितना इसने पैसे खर्च किया, तो उसने पूरी तरह से सल्तनत की आर्थिक जो पिलर थे उसको हिला के रख दिया। आर्थिक स्तंभ सल्तनत के कमजोर पड़ गए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर, योजनाओं में एमबीटी के द्वारा जो अपेक्षा से अधिक और योजना से अधिक धन का खर्च करना। उसके बाद जो है तीसरा कारण में हो जाएगा, एमबीटी की जो योजनाएं थी जो असफल होने पर उसने उसका दोष किसके ऊपर लगा दिया? अधिकारियों पर और अमीरों पर और जनता पर, कि इनके कारण योजना असफल हो गई। और उसके बाद इसने उनको प्रताड़ित भी करना शुरू किया। तो यह भी विद्रोह का एक बड़ा कारण था। इसके कारण विद्रोह हुए उसके शासन में। उसके अलावा जो चौथा कारण देखा जाएगा तो एफएसटी के समय में एफएसटी का अत्यधिक उदार होना और क्षमाशील होना भी एक प्रकार से वो तुगलक वंश का अत्यधिक उदार नीतियां और कमजोर प्रशासन भी एक तुगलक वंश के पतन का कारण था।
एफएसटी के समय में भ्रष्टाचार, सब प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और एक बार तो कहा जाता है कि एफएसटी को अपने अश्वशाला में एफएसटी को स्वयं ही मतलब कि वहाँ पे अपने घोड़े को पास कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी थी। इसलिए जो सर्वाधिक भ्रष्टाचार किसके समय में था, यदि ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो एफएसटी के समय में ही आप करेंगे। तो प्रशासन तंत्र की जागीर प्रथा इसने एफएसटी ने प्रारंभ किया। उसके अतिरिक्त जो है जो नौकरशाही है उसको वंशानुगत कर दिया और उसके अतिरिक्त जो भ्रष्टाचार का अत्यधिक व्याप्त होना, ये सब तुगलक वंश के पतन के कारण में आएगा। तैमूर के आक्रमण ने जो तुगलक वंश के इस पतन के कारणों में अंतिम चोट पहुंचाई या अंतिम कील ठोकी। तो इस प्रकार से तुगलक वंश के पतन के कारण हो गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी जो शेष है खिज्र सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में हम अगली क्लास में अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।